नमस्कार दोस्त। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में तय किया था, अरब इतिहास लेखन पर बातचीत करते समय हम इब्न खालदून की उपस्थिति को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आज की हमारी बातचीत इब्न खालदून के ऐतिहासिक कृति के इर्द गिर्द रहेगी। मित्रों, यह आश्चर्य की बात है कि अरब इतिहास लेखन का सबसे प्रमुख सितारा इब्न खालदून अरब नहीं, ट्यूनीशिया में जन्मा था। 1332 से 1406 का उसका जीवन है और इस लंबे कालखंड में उसने खूब यात्राएं की और उसकी दुस्साहस भरी यात्राएं और उसका पूरा जीवन इतिहास की खोज में और इतिहास के वस्तुपरक अध्ययन की जो उसकी तलाश है, उसे एक विलक्षण इतिहासकार बनाती है। अपने कई राजाओं के संरक्षण में रहने, जो छोटे छोटे राजा अफ्रीका के थे सरदार, उनके संरक्षण में रहने के बावजूद, उनके अपने घात प्रतिघातों से जूझने के बावजूद, इस विलक्षण इतिहासकार ने अपनी मूल निष्ठा जो उसके इतिहास के प्रति थी उसको डिगने नहीं दिया और जो उसका शाहकार सामने आया, जिसे दुनिया किताब उल इबार के नाम से जानती है। इबार का मतलब यूनिवर्सल, किताब उल इबार मतलब विश्व की किताब। इसके साथ ही इसकी भूमिका के तौर पर, इस किताब की भूमिका के तौर पर जो इब्न खालदून ने लिखा, उसे हम लोग मुकदमा, जो कि स्वतंत्र क्लासिक का एक दर्जा पा चुकी है विश्व इतिहास में, मुकदमा को जानते हैं। और इस किताब के अंत में उसने अपनी एक आत्मकथा, छोटी सी आत्मकथा लिखी है, जिसे अल तारीफ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह जो किताब अल इबार है, यह इतिहास की एक विलक्षण किताब मानी जाती है। दरअसल यह ट्रायलॉजी है, 3 खंडों की किताब है, जिसमें पहले खंड के बारे में यदि कहें तो उसका ये विषय वस्तु सभ्यता संस्कृति पर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, उसका विकास कैसे होता है, पूरे मनुष्यता के परिप्रेक्ष्य में वो बात कहते हैं। दूसरे खंड में अरब जो एक ऐतिहासिकी है, उस पर उन्होंने अपने आप को केंद्रित किया है। अरबों का विस्तार किस तरह से पूरी दुनिया में हुआ है, उस पर उनका फोकस है। और तीसरे खंड में वो अपने मगरिब की बात करते हैं, अफ्रीका के छोटे छोटे राजवंशों की बातचीत करते हैं और उनके उत्थान और पतन की स्थितियों को दिखाते हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया कि इसके पहले वह एक भूमिका जो मुकदमा के नाम से है और अंत में उनकी आत्मकथा जो अल तारीफ के नाम से है। तो कुल मिलाकर के यह एक किताब बनती है, किताब अल इबार। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि इबार की चर्चा होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन मुकदमा उनका जो इसकी भूमिका के तौर पर लिखा है उन्होंने, वह दुनिया भर के तमाम जो इतिहास से जुड़े लोग हैं, इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए एक बहुत विलक्षण किताब है यह। आश्चर्य लोगों को होता है कि 15वीं शताब्दी में सुदूर अफ्रीका में बैठा हुआ एक इतिहासकार अपनी इस प्रस्तावना में इतिहास दर्शन के ऐसे अनछुए पहलुओं को उद्घाटित कर रहा था जो बाद में आधुनिक इतिहास की पहचान बनने वाले थे। चाहे वो मैकियावेली हो, चाहे मोंटेस्क्यू हो, स्वतंत्रतावाद हो, वैज्ञानिक इतिहास लेखन के पैरोकार हों, वो सारा कुछ जो एक इतिहासकार इतिहास के बारे में सोच सकता है, इतिहास को पूर्वग्रह रहित बनाने की जो उसकी कोशिश हो सकती है, इतिहास को एक निरपेक्ष बनाने की जो कोशिश हो सकती है,
वो सब कुछ 15वीं शताब्दी में अफ्रीका में बैठा एक इतिहासकार, जो परंपरागत रूप से ना इतिहास में शिक्षित था, ना उसकी कोई परंपरा थी, वह कैसे ऐसी विलक्षण चीज़ें सोच सकता है। यह लोगों के लिए बहुत एक दिलचस्प वाक़या है और एक पहेली भी है इब्न खालदून की इतिहासिकी। जैसा कि हमने बताया कि जो अलीबार किताब है, इसमें सभ्यता के संगठन के बारे में, मनुष्य के जैसे इसके 3 वो पहलू बताता है, 4 पहलू बताता है, कैसे समाज बनता है। जैसे पहला खंड जो है वह सभ्यता के मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में है। तो वो बताता है कि इसके कई कारण हैं, 4 महत्वपूर्ण कारणों की वो चर्चा करता है सभ्यता के निर्माण की। वस्तुगत कारण, रूपगत कारण, क्षमतागत कारण और एक अंतिम कारण। तो वस्तुगत कारण में जहाँ वह जलवायु, उसकी परिस्थितियाँ, उन सब परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखता है। रूपगत कारणों में वह राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण को, मतलब यदि इसको देखें तो मार्क्सवादी शैली में, कि वह आधार और अधिरचना की बात 15वीं शताब्दी में ही कर रहे थे कि कैसे संस्कृति का निर्माण होता है, और ये मार्क्सवाद से पहले कर रहे थे कि किस तरह की एक राजनीतिक संरचनाओं का निर्माण होता है। तीसरा जो कारण वह क्षमतागत कारण लेते हैं। इसमें वह उसको व्याख्यात करते हुए कहते हैं कि यह लगभग वैसा ही है जैसा कि शरीर में आत्मा होती है, मनुष्य की जो क्षमताएं होती हैं, जिससे वह ड्राइविंग फोर्स, जिससे वह इतिहास की गति को प्रभावित करता है। और अंतिम कारण जो उसका उद्देश्य होना चाहिए मनुष्य के पूरे सभ्यता का, संस्कृति का, बहुजन हिताय, मनुष्य के कल्याण की बात, वो सभ्यता में किस तरह से अंतर्निहित होती चली जाती है। कोई भी सभ्यता मनुष्यता के विनाश के लिए सभ्यता नहीं बनती है, उसमें वह अंतर्निहित होता है कि वह मनुष्यता को विकास की तरफ ले जाएगा। यह जो है उसकी सभ्यता के निर्माण का अंतिम कारण होता है। इसको वह इब्न खालदून व्यक्त करते हैं इस किताब में। यदि खालदून की बात करें कि उनके इतिहास की क्या सोच थी, इतिहास के बारे में, इतिहास को कैसे उन्होंने देखा, तो वो ये मानते थे कि अतीत के साथ कई सारी चीज़ें लिपटी हुई चली आती हैं, और एक इतिहासकार यदि उन लिपटी हुई चीज़ों को ध्यान से नहीं देखेगा, उसका वह परिमार्जन नहीं करेगा, तो वह एक गलत इतिहास की तरफ बढ़ेगा। वह इसको एरर ऑफ सोर्सेस कहते थे कि सोर्स में जो एरर होते हैं, जो इतिहास अतीत के साथ लिपटती हुई चीज़ें चली आती है और जिसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ता है इतिहासकार को, वो क्या चीज़ें लिपटती हुई चली आती हैं। उनका मानना था कि सबसे पहली बात तो इतिहासकार को कभी भी प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता नहीं होती है तथ्यों के अलावा। ध्यान दें कि ये बात रैंक ने बहुत बाद में कही। वो कह रहे हैं कि तथ्य के अलावा किसी चीज़ के प्रति प्रतिबद्धता इतिहास को एरर में जाए, वह जो उसका सोर्स है उसको एररफुल बनाती है, उसमें दोष उत्पन्न करती है। और किसी भी चीज़ के प्रति उसका एक आग्रह, जिसके पूर्वाग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं इतिहास में, तो ये पक्षधरता और आग्रह, इनसे मुक्त होने की बात वो करते हैं। और कहते हैं कि इतिहासकार को अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, यही इतिहास की कुंजी है। जैसे ही हम पक्षधर होते हैं किसी चीज़ के, या हम में कोई आग्रह होता है पहले से, हमारा सबसे पहले जो इसका हमला होता है वह हमारे आलोचनात्मक मस्तिष्क पर होता है। जो इतिहास का मुख्य काम है, इतिहासकार का मुख्य काम है कि वह अपने विवेक का एक आलोचनात्मक इस्तेमाल करे, अपनी बुद्धि से वह उन सोर्सेस को ठीक से जांचने की कोशिश करे जो उसके पास उपलब्ध स्रोत है। जैसे वो एक उदाहरण देते हैं कि
एक जिक्र मिलता है मसूदी का नाम लेते हैं, कि वह कहता है कि जब वह इज़राइल जो उस समय का इलाका था, वहाँ से 6 लाख सैनिकों के साथ वहाँ से पलायन हुआ शासक का। तो यह खाल्दून इस पर सवाल उठाते हैं कि यदि हम सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करें तो मूसा जब उस इलाके में गए तो उनके साथ 250 साल पहले, उसी इतिहास मसूदी का ही जिक्र करते हैं, कि मसूदी जिक्र करते हैं कि 70 लोग थे उनके साथ, थे यहूदियों की संख्या। 250 साल बाद उस शासक का जिक्र करते हैं कि वो 6 लाख सैनिकों के साथ छोड़ रहा है। ठीक है, 250 साल एक बड़ा मौका है, लेकिन क्या 70 लोग इतनी बड़ी संख्या में हो सकते हैं उस इलाके में कि 6 लाख की सैनिक संख्या हो जाए? वो कहते हैं कि वो इस इलाके में जो सबसे महान शासक सोलोमन हुआ, उसके शासकों की संख्या, उसके सैनिकों की संख्या मात्र 12,000 थी, जो सबसे महान शासक था, और 1400 सैनिक थे, 1400 घुड़सवार सैनिक थे उसके पास। तो 6 लाख सैनिकों की संख्या कैसे? क्योंकि किसी भी देश की सेना की संख्या उसकी अपनी जनसंख्या के अनुपात से तय होती है। यह नहीं कि मतलब जितनी जनसंख्या है उतनी ही सेना भी होगी, सेना का एक निश्चित अनुपात होता है। तो खाल्दून कहते हैं कि जब हम इस तरह के, क्योंकि उसे दिखाना था कि एक बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया, और इस सोर्स ऑफ एरर को फिर सारे इतिहासकारों ने, चूँकि मसूदी ने कहा इसलिए उसको हूबहू लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो यह लगातार एक गलत इतिहास की तरफ कैसे लोग बढ़ते चले जाते हैं, उसका एक उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं खाल्दून कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ पर, कोई सभ्यता में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, मनुष्य के व्यवहारों में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, यदि हम उसकी बारीकी को नहीं समझेंगे, उसके कारणों को नहीं समझेंगे, तो एक तरह से हम इतिहास की जो धारा है, इतिहास की जो वैज्ञानिकता है, प्रच्छन्न रूप से हम इतिहास विरोधी काम कर रहे होते हैं। हमें उस परिवर्तन के कारणों को समझना ही होगा, चाहे उसमें जितना प्रयास करना पड़े, हम उसको एस्केप नहीं कर सकते। इसलिए इस इतिहासकार के यहाँ, खाल्दून के यहाँ, वह ईश्वर में आस्था रखता था, अल्लाह, वो इस्लाम को मानने वाला था और एक धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन वह मानता था कि अल्लाह का काम मनुष्यों के इस तरह की गतिविधियों में दखल देना नहीं है। जहाँ सारे अरब इतिहासकार इसे इस्लाम के बढ़त को या इस्लाम की जीत को एक ईश्वरीय अवधारणा के साथ जोड़ करके देख रहे थे, खाल्दून इसको सिरे से नकारते हैं और इतिहास के रूप में मनुष्य के रंगमंच की इस घटना को ईश्वरीय कारण मानने से इनकार करते हैं। ऐसे में वह हर एक साम्राज्य के गठन, उत्थान, पतन की एक निश्चित व्याख्या पेश करते हैं। उनका मानना है कि यह जो साम्राज्य बनते हैं, यह किन कारणों से बनते हैं। 2 शब्द खाल्दून के इतिहास लेखन में बहुत प्रमुखता से आते हैं। एक तो शब्द है अल उमरान, अनुवादक उसका अनुवाद सामाजिक संगठन करते हैं, और यदि उसका आशय लिया जाए तो सभ्यता का लगभग वह समानार्थक शब्द है। तो एक जो मानव सभ्यता संस्कृति होती है, जिसका बार बार वो जिक्र अल उमरान के तौर पर करते हैं। और दूसरा एक प्रमुख शब्द खाल्दून के लेखन में आता है असबिया। असबिया बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है खाल्दून को समझने के लिए। तो उनका मानना है कि दरअसल जो भी कोई नगरी सभ्यता होती है, जो नगर बनाती है, राज्य बनाती है, उसमें जो उमरान, अल उमरान का निर्माण होता है, मतलब जो सामाजिक संस्थाएं बनती हैं,
वह किस तरीके से बनती हैं, जिसको कि हमने पहले कहा था कि वह रूपगत कारणों का, वस्तुगत कारण से अलावा जो रूपगत कारण है जिसमें कि सामाजिक संस्थाओं का निर्माण होता है, वह किन कारणों से होता है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दरअसल ये जो संस्थाओं का निर्माण होता है, यह वस्तुतः राजा, शासक या उससे जुड़े हुए लोगों के आराम के लिए होता है, सुरक्षा के लिए होता है, और धीरे धीरे लोग इसके आदी हो जाते हैं और उन संस्थाओं को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। और इन शहरों से बाहर, इन साम्राज्यों से बाहर जो दूसरे कबीले होते हैं, जहाँ की यह अल उमरान मतलब सामाजिक संगठनों का एक लचीला स्वरूप होता है, और वह सभ्यताएं जो होती हैं, वह जो संगठन होते हैं जो शहरी सभ्यताओं से बाहर होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख तत्व जो होता है वो असबिया का होता है। यह असबिया जो है, यह कुछ कर गुजरने की क्षमता, सामूहिक भावना, रक्त संबंध, आपसी जो एक रक्त संबंध होते हैं, और उनका एक सरदार जिसके लिए कुछ कर गुजरना है, इस भावना से भरे हुए होते हैं। और यह सामुदायिक भावना, कुछ कर गुजरने की भावना जो उसमें असबिया के रूप में एकत्रित होती है, यही असबिया मौका पड़ने पर किसी नगरीय सभ्यता के साम्राज्य पर हमला करती है और उसे नष्ट करती है, उसे हरा देती है। क्योंकि इस अल उमरान वाले संस्कृति में, इस सभ्यता में जो नगरीय सभ्यता है, इसमें असबिया धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसमें धीरे धीरे वह एक विलासिता ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, सुख सुविधाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और असबिया चूँकि कम होती है, तो यह जो दूसरी खाना बदोश सभ्यता है, जो एक समझे कबीलाई सभ्यता है जिसमें असबिया ज़्यादा है, वह उसको अपदस्थ कर देती है और वह खुद साम्राज्य बन जाती है। तो शुरुआती दौर में यह नया बना हुआ साम्राज्य भी अपनी असबिया के कारण काफ़ी मजबूत होता है और वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, फैलाव करता है। लेकिन फिर धीरे धीरे वह इसी अल उमरान का शिकार होता चला जाता है। वह फिर से वह अपनी संस्थाओं के निर्माण में लगता है, अपने भोग विलास में लगता है, और फिर कोई दूसरा कबीला अपनी असबिया संगठित कर रहा होता है उस नगरीय सभ्यता के बाहर, इसको पदच्युत करने के लिए। इस तरह साम्राज्यों का गठन, साम्राज्यों का उत्थान और साम्राज्यों के पतन की एक वैज्ञानिक व्याख्या पहली बार ही हमको 15वीं शताब्दी में इब्न खालदून के यहाँ मिलती है, जिससे कि आज तक कोई बाहर नहीं जा पाया है। इसलिए वह खालदून बताते हैं कि कोई भी राजवंश, कोई भी साम्राज्य 3 से 4 पीढ़ी तक नहीं चल पाता है। चौथी पीढ़ी के बाद उसका पतन शुरू होना निश्चित है। वह सारे साम्राज्य इसी तरह बनते हैं और इसी तरह खत्म होते हैं। यह साम्राज्यों के गठन, उत्थान और पतन की एक निश्चित प्रविधि अल उमरान और असबिया के माध्यम से हमारे सामने खालदून रखते हैं। तो यह जो एक बात साम्राज्यों के गठन की बात वो करते हैं, और अपने पूरे इतिहास लेखन में जिस तरीके से एरर की बात वो उठाते हैं, और जो खासकर जो मुकदमा जो उनकी प्रस्तावना है जिसमें इतिहास दर्शन की बात, इतिहास किस लिए होना चाहिए, इतिहास का क्या उद्देश्य होना चाहिए। इतिहास को वो मानते हैं कि इतिहास दरअसल किसी भी, जैसे हम लोग अरस्तू को याद करते हैं कि अरस्तू ने मनुष्य को एक राजनीतिक पशु कहा था, तो यह इब्न खालदून ही थे जिसने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा था। मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता, वह अपने संगठन का निर्माण करता है, अपने समाज का निर्माण करता है, लेकिन उस समाज के विकास की क्या जानकारी है, कैसे वह संगठन अपने निश्चित स्वरूप से आगे, वह उसमें परिवर्तन किस तरीके से होते हैं, उन परिवर्तनों को जानना इतिहास का काम है। यदि उन परिवर्तनों से मुँह छुपाते हैं, उसको किसी दूसरे ईश्वरीय चमत्कार का नाम देते हैं, किसी आकस्मिक परिघटना का नाम देते हैं, उस परिवर्तन की बारीकियों को नहीं समझते हैं, तो हम इतिहासकी से मुँह चुराते हैं, इतिहास के अपने कार्य कारण संबंध से मुँह चुराते हैं। यह इस तरह की विलक्षण स्थापनाएं देने वाला इतिहासकार
इब्न खालदून हमारे बीच रहे 15वीं शताब्दी में। जब उसका अनुवाद हुआ और उसके अनुवादक रॉन्थलिन ने जब उसका अनुवाद किया और पूरा यूरोप इस बात को समझ पाया कि 15वीं शताब्दी में अरब इतिहास लेखन में क्या चल रहा था, तो अवाक रह गया। रॉन्थलिन ने कहा कि यह मनुष्य की महानतम विजय कि जितनी घटनाएं मनुष्यता के विकास की हम लोग देखेंगे, इस किताब का लिखा जाना उन महानतम विजयों में से एक किताब है मनुष्यता की। मनुष्यता ने सभ्यता में जो भी प्रगति की है, हम अल-इबार के लिखे जाने को, उसके लेखक को उन प्रभावशाली कदमों में शुमार करेंगे जो मनुष्यता ने अर्जित किए हैं। तो एक ऐसे महान इतिहासकार को यदि हम देखें, आज तक मुकदमा की चर्चा होती है, द ट्रायल अंग्रेजी में है, वो रॉन्थलिन का अनुवाद है। और दुनिया भर के इतिहासकार जो इतिहास दर्शन में रुचि रखते हैं, अपने इतिहास संबंधी बहसों में इब्न खालदून को, अल-इबार को और खासकर इस मुकदमा को ज़रूर शामिल करते हैं। तो ऐसे इतिहासकार के बारे में जानना एक महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू होना है। बहुत धन्यवाद।